आखिर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की? Somebody called me and said there's been shooting at the Taj. रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1947 को बंबई, अब मुंबई, भारत में हुआ था, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवारों में से एक था। वे नवल हॉर्मुसजी टाटा के पुत्र थे, जिन्हें टाटा परिवार में गोद लिया गया था और सूनी टाटा के बेटे थे। रतन टाटा की वंशावली पारसी समुदाय में गहराई से जुड़ी हुई है, जो अपने उद्यमिता और परोपकार के लिए जाना जाता है। वे एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जिसमें सत्यनिष्ठा, कड़ी मेहनत और सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्व दिया जाता था, जो उनके भविष्य के प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से आकार देगा। रतन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई और फिर प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में, जो भी मुंबई में है। बाद में उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। 15 साल की उम्र में अपने माता पिता के तलाक के बाद रतन और उनके छोटे भाई नोएल को उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा द्वारा पाला गया, जिन्होंने उनके पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी उच्च शिक्षा के लिए रतन टाटा संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के रिवरडेल कंट्री स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री प्राप्त की। 1962 में स्नातक किया। रतन की प्रारंभिक वास्तुकला की पसंद इंजीनियरिंग के बजाय टाटा समूह में कुछ लोगों द्वारा संदेह के साथ देखी गई, जो इंजीनियरों का उत्पादन करने के लिए जाना जाता था। इसके बावजूद उनके वास्तुकला के अकादमिक यात्रा ने उन्हें एक रचनात्मक और नवीन सोच से समृद्ध किया। बाद में उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भाग लिया, जिसने उन्हें बड़े संगठनों का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक रणनीतिक और प्रबंधकीय योग्यता से सुसज्जित किया। रतन टाटा की टाटा समूह में प्रवेश, जो उनके परदादा जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, 1962 में शुरू हुआ। उनके प्रारंभिक असाइनमेंट्स बिल्कुल ग्लैमरस नहीं थे। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर चूना पत्थर फावड़ा और ब्लास्ट फर्नेस संभालकर शुरुआत की। यह हाथों का अनुभव व्यवसाय की जमीनी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण था। इसने यह भी दिखाया कि वे अपने हाथों को गंदा करने और कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से अपनी धारियां कमाने के लिए तैयार थे। 1970 के दशक के दौरान रतन टाटा को कई संघर्षरत टाटा कंपनियों को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया, जिसमें NILCO, नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड और एम्प्रेस मिल्स शामिल थे। हालांकि ये प्रारंभिक प्रयास मिले जुले सफलता के साथ मिले। NILCO वित्तीय कठिनाइयों के कारण जीवित नहीं रहा और एम्प्रेस मिल्स को अंततः बंद कर दिया गया। ये अनुभव महत्वपूर्ण सीखने के अवसर थे। उन्होंने पारंपरिक समूह के भीतर व्यवसायों के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की चुनौतियों को उजागर किया। 1981 में J.R.D. टाटा, उस समय टाटा सन्स के अध्यक्ष, ने रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, जो उनके पूरे समूह के अंततः नेतृत्व के लिए मंच तैयार करेगा। इस भूमिका ने रतन को टाटा समूह के विविध व्यवसायों में परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान किया। वास्तविक मोड़ 1991 में आया, जब रतन टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में J.R.D. टाटा का स्थान लिया, जो टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी थी। उनके उद्गम के साथ ही भारत में आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण अवधि थी, जिसने भारतीय व्यवसायों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत किए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक रणनीतिक परिवर्तन किया। रतन टाटा की टाटा समूह के लिए दृष्टि का चरित्र आधुनिकता, वैश्वीकरण और मुख्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित था। उन्होंने समूह के संचालन को पुनर्गठित और सुव्यवस्थित करने के लिए कई साहसी पहलुओं का आरंभ किया, जिसमें गैर मुख्य व्यवसायों से बाहर निकलना और इस्पात, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार
और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करना शामिल था। उनके प्रारंभिक कदमों में से एक था टाटा समूह की कंपनियों का एकीकरण, जो अक्सर स्वतंत्र इकाइयों के रूप में चलती थीं, जिनमें थोड़ी सी ऊर्जा थी। उन्होंने समूह की विभिन्न कंपनियों को एक सामान्य टाटा ब्रांड के तहत एकीकृत करने की रणनीति लागू की, जिसने समूह की सामूहिक शक्ति और बाजार की उपस्थिति को बढ़ाया। इसे परिचालन दक्षता में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने पर सख्त ध्यान केंद्रित करके पूरा किया गया। रतन टाटा के कार्यकाल ने टाटा समूह को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने वाले कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं और अधिग्रहणों को देखा। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक था 1968 में टाटा इंडिका का लॉन्च, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित यात्री कार। हालांकि शुरू में इसे संदेह के साथ देखा गया, इंडिका अंततः एक सफलता बन गई और ऑटोमोटिव क्षेत्र में टाटा मोटर्स के भविष्य के प्रयासों की नींव रखी। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से $2.3 बिलियन में जगुआर लैंड रोवर JLR का अधिग्रहण किया। इस साहसी कदम ने न केवल टाटा मोटर्स के लग्जरी कार बाजार में प्रवेश को चिह्नित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों का प्रबंधन और उन्हें पुनर्जीवित करने की समूह की क्षमता को भी प्रदर्शित किया। प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद JLR एक लाभदायक उद्यम बन गया, जिसने टाटा मोटर्स के राजस्व और वैश्विक कद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण मील का पत्थर था 2009 में टाटा नैनो का लॉन्च, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में सराहा गया। लगभग $2000 की कीमत वाली नैनो को लाखों भारतीय परिवारों के लिए एक सस्ती वाहन के रूप में देखा गया। हालांकि यह अपेक्षित व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर पाई। नैनो परियोजना ने टाटा की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और पारंपरिक बाजार प्रतिमानों को चुनौती देने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। रतन टाटा ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के अधिग्रहण का भी नेतृत्व किया, जिसमें 2000 में टेटली टी, 2004 में डेवू का वाणिज्यिक वाहन इकाई और 2007 में एक अग्रणी इस्पात निर्माता कोरस समूह की खरीद शामिल है। $12 बिलियन का कोरस अधिग्रहण उस समय एक भारतीय कंपनी द्वारा सबसे बड़ा था, जिसने टाटा स्टील के वैश्विक पद चिह्न को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित किया। रतन टाटा अपने दूरदर्शी नेतृत्व और व्यावसायिक नैतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उनका नेतृत्व शैली, रणनीतिक पूर्वानुमान, विनम्रता और मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का मिश्रण है। कई कॉरपोरेट नेताओं के विपरीत, जो मुख्य रूप से लाभ अधिकतमकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, रतन टाटा ने सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायी विकास के महत्व को रेखांकित किया। उनका मानना था कि व्यवसायों को समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और कॉरपोरेट सफलता को नैतिक सिद्धांतों की कीमत पर नहीं आना चाहिए। यह दर्शन टाटा समूह की विरासत में गहराई से निहित है, जिसने हमेशा व्यवसाय वृद्धि के साथ साथ सामुदायिक कल्याण और राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी है। रतन टाटा के कार्यकाल ने कई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहलों और परोपकारी प्रयासों के माध्यम से इन मूल्यों को पुष्टि की। रतन टाटा की परोपकार के प्रति प्रतिबद्धता टाटा समूह और टाटा ट्रस्ट्स द्वारा उठाए गए कई पहलों में परिलक्षित होती है, जो भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण परोपकारी संगठनों में से एक हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और कला और संस्कृति सहित कई कारणों का समर्थन करना जारी रखा।